गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? समाचार पत्र व पत्रिका ही पढ़ा था। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में रेवाड़ी से आई थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कौन सी थी? हरियाणा संवाद थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की कौन सी थी? हरियाणा खेती थी। ठीक है, और एक और पढ़ी थी हमने बेटा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कौन सी थी? संदेश दैनिक थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कौन सी थी? संदेश दैनिक थी। फिर 1885 में जैन प्रकाश पढ़ा था, जियालाल जैन का। 1889 में हरियाणा और रिफाई आम पंडित दीनदयाल शर्मा के। 1889 में जाट समाचार बाबू कन्हैयालाल का। 1916 में जाट गजट सर छोटूराम का। 1923 में हरियाणा तिलक पंडित श्री राम शर्मा का। इनका जन्म 1899 में झज्जर में हुआ। हरियाणा तिलक हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न रचना थी। इन्हें ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इंडिया कौन थे? दादा भाई नारोजी। पंजाब कौन थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर थे। ठीक है, फिर 1900 हमने पढ़ा था बेटा, ज्योतिष कब आया था? 1928 में पंडित प्रहलाद शर्मा का था। 1930 में एक संदेश आया था जो पंडित नेकीराम शर्मा का होता था। एक आया था विजय आनंद पत्रिका, विजय आनंद तो बाद में आई थी, आत्मानंद आया था। कीर्ति प्रसाद जैन का 1930 में। 1936 में ग्राम सेवक आया था लाला हरदेव सहाय का इंसार से। ठीक है, 1948 में ब्रह्मानंद जो आपका ज्ञानोदय आया था ब्रह्मानंद जी का 1948 में। और ये 1947 से पहले प्रमुख थे, बाद में 1948 में ज्ञानोदय ब्रह्मानंद जी का आया था। ठीक है, 1900 फिर हमने 56 में पढ़ा था विजय आनंद मासिक पत्रिका, किसकी थी? आनंद प्रकाश जैन की। 1957 में चेतना आया था रविंद्र वशिष्ठ का। एक 1950 में हरियाणा संदेश आया था डॉक्टर महेश का। 1958 में आया था हरियाणा केसरी बनारसी दास गुप्ता का आया था। याद रह जाएगा ना? ठीक है, आज है ना बेटा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। हेडिंग डाल लो, हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर ऑफ हरियाणा। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा हमारा? रिसर्च सेंटर ऑफ हरियाणा हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एक क्वेश्चन ही आया था बेटा, हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी है? वेरी गुड, हरियाणा की लिख लो, अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी बेटा? करनाल रहेगी। लिख लो, हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल को हरियाणा की रिसर्च सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की अनुसंधान नगरी कौन सी रहेगी? करनाल रहेगी। ठीक है, मोस्टली जितने भी अनुसंधान केंद्र है ना वो कहां पर रहेंगे? आपके करनाल में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? करनाल में रहेंगे। जैसे पूछा जाता है बेटा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये बना था 1923 में। कब बना था? 1923 में बेंगलुरु में बना था। कहां पर बना था बेटा? 1923 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लिख लो, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु है ना आईटी सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। भारत का
कौन सा शहर है ना आईटी के लिए जाना जाता है बेटा, तो कौन सा शहर आईटी के लिए जाना जाता है? बेंगलुरु आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हरियाणा में आईटी पार्क पढ़ाया था आपको, पंचकुला 2008 में बना था। हरियाणा में आईटी पार्क कहां पर है? पंचकुला में बना था। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, अगर मैं बात करूं डेयरी, तो डेयरी प्रोडक्ट है ना, डेयरी उत्पाद सबसे ज्यादा किस देश में बनते हैं? डेनमार्क में बनते हैं। लिख लो, डेयरी उत्पाद सबसे ज्यादा किस कंट्री में बनते हैं? डेनमार्क कंट्री में। डेयरी उत्पाद के लिए ये आ चुका है, कौन सी कंट्री डेयरी उत्पाद के लिए फेमस है? डेनमार्क। एक बार मैं पढ़ा था ना, हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है? डेनमार्क के बराबर हरियाणा। हरियाणा तो एक छोटा सा स्टेट है, और किस देश के बराबर हरियाणा का क्षेत्रफल है? डेनमार्क के बराबर रहेगा। लिख लो ये क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है? लगभग डेनमार्क के बराबर है। हरियाणा का क्षेत्रफल किस देश के बराबर रहेगा? डेनमार्क के बराबर रहेगा। डेनमार्क किन उत्पाद के लिए जाना जाता है बेटा? डेयरी उत्पाद। देखो दूध नहीं होता डेनमार्क में इतना ज्यादा, लेकिन दूध के उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट जैसे खोया हो गया, पनीर हो गया, डेयरी उत्पाद है ना, सबसे ज्यादा किस देश में बनाए जाते हैं? डेनमार्क में बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है ना, 1923 में कहां पर स्थापना हुई थी? बेंगलुरु में स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसे 1955 में कहां लेकर आया गया? करनाल में। आज ये कहां पर है बेटा? करनाल। तो पूछेगा ये करनाल कब आया था? 1955 में। लिख लो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल कब आया था? 1955 में आया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल कब आया था? लिख लो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल कब आया था? 1955 में। कहा आया था बेटा? ये करनाल आया था। याद रह जाएगा ना, कहाँ आया था? करनाल आया था। कहाँ आया था? ये कब आया था? 1955 में आया था। ठीक है, अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय एक है गेहूं अनुसंधान, गेहूं अनुसंधान अनुसंधान केंद्र। एक है बेटा राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। एक गेहूं अनुसंधान केंद्र या निदेशालय, ये दोनों कहां पर है? करनाल में रहेंगे। गेहूं अनुसंधान केंद्र या निदेशालय कहां पर रहेंगे बेटा? करनाल में रहेंगे। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। और राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? करनाल। तो मिट्टी लवणता वाला बना था बेटा 1969 में, और ये गेहूं वाला बना था 1978 में। दोनों लिख लो, मिट्टी लवणता वाला कब बना था? 1969 में बना था। मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कब बना था? 1969। मिट्टी लवणता वाला कब बना था बेटा? 1969 में बना था। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कब बना था? 1978 में बना था। कब बना था? 1978 में बना था। याद करना मुश्किल नहीं है, मिट्टी है बेटा, मिट्टी की जुताई होती है तो अदला बदली होती है ना, 6 का 9, 9 का 6, तो ये कब बना था? 1969। मिट्टी में क्या बोएंगे? गेहूं, तो 6 में 1 जोड़ दो 7, और 9 में से 1 घटा दो 8, तो ये कब बना था? 1978 में बना था। मिट्टी लवणता वाला पूछे तो 1969, और मिट्टी में गेहूं बोएंगे तो 6 + 1 7, 9 में से 1 घटा दो 8। 1978 में कौन सा हो जाएगा? गेहूं अनुसंधान निदेशालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गेहूं अनुसंधान निदेशालय हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक बोलते हैं SCERT, ये 1979 में गुरुग्राम में रहेगा।
इसकी स्थापना स्टेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है बेटा, स्टेट, लिख लो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, सीधा पेपर में यही आया था। SCERT कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में 1979। इसको ना फुल फॉर्म क्या होती है SCERT की? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, क्या रहेगी बेटा? एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहां पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। सीधा ही पूछा गया था बेटा SCERT कब बना था? 1979 में बना था। कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। SCERT फुल फॉर्म नहीं आई थी, डायरेक्ट आया था। SCERT कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कब बना था ये? 1979 में बना था। कहां पर रहेगा ये? गुरुग्राम में। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, याद रह जाएगा ना, 1979 गुरुग्राम। ठीक है, अब बात आती है बेटा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, लिख लो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। कहां पर रहेगा ये? कहां पर रहेगा? करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, ये 1984 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। 1984 में बना था। लिख लो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। कब बना था बेटा? 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में बना था। कौन सा बना था बेटा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। कहां पर है? करनाल में। कब बना था? कब बना था ये? 1984 में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कब बना था? 1984 में। करनाल को कौन सी नगरी बोलते हैं? अनुसंधान नगरी बोलते हैं। एक है बेटा राष्ट्रीय पशु, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान एवं ब्यूरो। ठीक है, ये ब्यूरो शब्द आए ना, तो है तो करनाल में, लेकिन ये बना 1985 में। है दोनों करनाल में। इतना याद रखना बेटा, संस्थान आए तो 1984 में बना और ब्यूरो आए तो 1985 में बना। लिख लो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान आए तो भी करनाल में है, और ब्यूरो आए तो भी कहां पर है बेटा? संस्थान कब बना था? 1900, और ब्यूरो कब बना था? 1985 में। संस्थान आए तो कब बना? 1984 में बना, और ब्यूरो आए तो कब बना बेटा? 1985 में बना। संस्थान आए तो कब बना? 1984 में, और ब्यूरो आए तो कब बना? 1985 में बना। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है कहां पर ये? करनाल में रहेगा। एक पूछा जाता है राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, संस्थान। राष्ट्रीय
समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान भी आ सकता है, फरीदाबाद में है ये। कहां पर है बेटा? फरीदाबाद में रहेगा। ये बना 1988 में। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहां पर रहेगा बेटा? फरीदाबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। कब बना? 1988 में बना। कब बना था बेटा? 1988 में। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कब बना था? 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में बना था। ठीक है। एक पूछा जाता है ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। हाँ, वेरी गुड। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है। ये 1997 में बना। ये कहां पर रहेगा? मानेसर में रहेगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र लिख लो। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है बेटा? ये मानेसर में रहेगा। मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। मानेसर कहां पर है आपका? गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है। मानेसर के आगे लिख लो ऑटो हब। ये पेपर में आया था। हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। लिख लो हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा बेटा? हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। याद रह जाएगा ना? हरियाणा का ऑटो हब कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। देखो दोबारा बताता हूं। सबसे पहले जो डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल, 1923 में बेंगलुरु में बना। 55 में करनाल आया। उसके बाद हमने पढ़ा गेहूं अनुसंधान निदेशालय 1978 में करनाल। मिट्टी लवणता वाला 1969 करनाल। पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 करनाल। पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985 करनाल। राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट वाला फरीदाबाद 1988। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम 1979 79 में बना। ठीक है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मानेसर में है। मानेसर कहां पर है? इसे किस नाम से जाना जाता है? कब बना था? 1997 में बना। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक है बेटा जिसे कैंसर संस्थान, कैंसर राष्ट्रीय बोल सकते, कैंसर संस्थान, ये बाड़सा में है। बाड़सा कहां पर है बेटा? झज्जर में, 2013 में। ठीक है। लिख लो कैंसर संस्थान कहां पर रहेगा? बाड़सा झज्जर में रहेगा। लिख लो कैंसर संस्थान कहां पर रहेगा? बाड़सा झज्जर में रहेगा। कैंसर संस्थान, ये जो हम रिसर्च सेंटर पढ़ रहे हैं ये ओनली हरियाणा के पढ़ रहे हैं, भारत के नहीं पढ़ रहे बेटा। एक बात का ध्यान रखना। और भारत में जो राष्ट्रीय जो सेंटर रहेंगे ना वो भारत में चले जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो तो भारत के स्टैटिक जीके में भी पढ़ेंगे और हरियाणा के स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। जितने भी हम संस्थान पढ़ रहे हैं ये कहाँ के पढ़ रहे हैं? हरियाणा के पढ़ रहे हैं। कहाँ के पढ़ रहे हैं? हरियाणा के। तो कैंसर संस्थान कहां पर है बेटा? हरियाणा में, बाड़सा झज्जर। कब बना था? 2013 में बना था। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब है बेटा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। कल भी हमने डिस्कस किया था। हरियाणा विद्यालय कौन सा बोर्ड? शिक्षा बोर्ड, जिसे हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 1969 में
कहां पर बना था ये? चंडीगढ़ में बना। जनवरी 1981 में इसे कहां ट्रांसफर किया गया? भिवानी में। ठीक है, लिख लो। हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां पर बना था बेटा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1969 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना कहां पर हुई थी बेटा? चंडीगढ़ में हुई थी। और इसे 1981 में कहां पर ट्रांसफर किया गया था? भिवानी में ट्रांसफर किया गया था। स्थापना कहां पर हुई थी और ट्रांसफर कहां पर किया गया था? भिवानी। भिवानी कब ट्रांसफर किया गया था? 1981 में ट्रांसफर किया गया। और लिख लो 1970 के बाद का जो डेटा है ना, वो क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, लिख लो भिवानी बोर्ड ने कब के बाद का डेटा ऑनलाइन, या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कब के बाद का डेटा ऑनलाइन कर दिया है? तो कब के बाद का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया बेटा? 1970 के बाद का। और इस भिवानी बोर्ड की अगर मैं बात करूं ना, 1985-86 में ना, कब की बात है बेटा? यहां पर 10+2+3 ये पाठ्यक्रम कब शुरू हुआ था इस बोर्ड में? 1985-86 में। लिख लो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 10+2+3 ये पैटर्न। देखो 10वीं के 2 साल बाद क्या होती है? +2, और +2 के 3 साल बाद होती है ग्रेजुएशन। क्या होती है बेटा? यही पैटर्न फॉलो करते हैं अमूमन हम। ठीक है, कोई ITI करता है वो अलग बात है, वो अलग जो डिप्लोमे या डिग्री होती है। लेकिन 10th के बाद बच्चा क्या करेगा? और +2 के 3 साल बाद उसकी अगर सही से चलेगा तो क्या हो जाएगी? ग्रेजुएशन हो जाएगी। अदरवाइज बीच में ही रह जाता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज भी याद है बेटा, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, फर्स्ट ईयर में 500 बच्चों ने हमने एडमिशन लिया था। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और सेकंड ईयर में बच्चे थे 150 बच्चे। कितने बच्चे थे? और फाइनल 50 बच्चे बचे थे। फाइनल कितने बच्चों ने की थी? केवल 50। 10% बच्चे ही कॉलेज को सक्सेसफुल कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो है कॉलेज का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कोई भी आप जाओगे या आप कभी गए हो ना कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में बहुत भीड़ होती है। ठीक है, 10-10 बैच बनते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2-3 पर आ जाते हैं, और फाइनल में तो कभी एक बैच से ही काम चल जाता है। ये सिस्टम है कॉलेज का। फर्स्ट ईयर में सारे जाएंगे, क्योंकि +2 तक बच्चा है ना, वो अपने मम्मी पापा की देख रेख में होता है, टीचरों की रिस्पेक्ट बहुत करता है, और फर्स्ट ईयर में जाते ही उसको एहसास होता है कि कुछ नहीं है, जिंदगी तो यही है। ठीक है, वहां तो तेरे को बांध कर रखा था। ठीक है, और वो इसे जो छोटा सा है ना, छोटा सा सुकून है ना, इसको ही अपनी लाइफ मान लेता है। और 1 साल में बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, जो +2 में जो बच्चा कभी टॉपर रहता था, उसके 4 सब्जेक्ट में री आती है यहाँ पर। ठीक है, तो यही फंडा होता है। जो बच्चा है ना +2 के बाद 3 साल सही से संभल गया ना, वो जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर +2, ये देखो सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अगर कोई बच्चा +2 में है तो मान के चलिए उसकी एज 17-18 साल रही होगी, और बिगड़ने की सबसे बड़ी जो एज है ना, वही एडोलसेंस जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसे मतलब आप पढ़ते हो ना, किशोर अवस्था, ये बिगड़ने की सबसे बड़ी एज होती है। अगर पेरेंट्स ने और अध्यापक ने 3 साल बच्चों को बचा लिया ना, तो वो बच्चा जीवन में कभी बेरोजगार, अगर जॉब नहीं लगा ना, तो भी वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। लगभग बच्चे आप में से उसी एज से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये टाइम है ना, आज अगर है ना आप 6 घंटे मेहनत नहीं करोगे, तो कल को 12 घंटे मजदूरी करने को भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। यही सिनेरियो है, या तो आज 6 घंटे मेहनत कर लो, या फ्यूचर में 12 घंटे मजदूरी करने को तैयार। ये देख लेना, लाइफ है ना इतनी आसान नहीं है जितनी हमें लगती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10+2+3 का सिस्टम कब आया? 1985-86। 1994 में आ गया ओपन बोर्ड। कौन सा बोर्ड आ गया बेटा? ओपन
बोर्ड। तो ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई? 1994 में। लिख लो, ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में? 1994 में। ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई थी बेटा? ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई थी? तो ओपन बोर्ड की परीक्षा कब शुरू हुई थी? 1994 में। और एक होता है, अपने सेमेस्टर सिस्टम सुना है बेटा? सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। ये शुरू हुआ था 2006 और 2007 में। सेशन होता है ना, ये हमेशा ऐसे ही होता है, 12-13 का सेशन, 14-15 का सेशन, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम कब आया था? 2006-7 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में कौन सा सिस्टम आ गया था? सेमेस्टर सिस्टम आ गया, ठीक है। एक बच्चे से पूछा गया कि सेमेस्टर सिस्टम का अर्थ क्या होता है? बोला गुरुजी साल में 2 बार बेइज्जती होती है, ठीक है। पहले 1 बार होती थी, अब घर पर कितनी बार होती है? 2 बार। तो सेमेस्टर सिस्टम में ना 2 बार एग्जाम होते हैं। कितनी बार होती हैं? लेकिन जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है ना, बच्चे के पढ़ने वाले बच्चे के ना परसेंटेज 90+ गई है, ठीक है। जब से क्या आया है? सेमेस्टर सिस्टम आया है, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम में ना क्या होता है बेटा, जो स्कूलों को मार्क्स लगाने होते हैं, और स्कूल बच्चा अगर प्राइवेट में पढ़ता है तो उसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका ना बच्चे के अगर नॉर्मल है ना, वो बच्चा है ना, वो भी है ना 75 से 80 के बीच में आ जाता है, एक एवरेज बच्चा। क्योंकि स्कूल उसको पूरे के पूरे क्या है, प्रैक्टिकल में मार्क्स देता है। अगर वहां पर वो नॉर्मल थोड़ा सा पास से ज्यादा ले गया ना, तो भी उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है? 75 से 80%। और जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो तो 60 वाले कोई टॉपर मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे पता नहीं है 60 सभी के आ रहे हैं आजकल, ठीक है। कहेंगे हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। कई बार मैं पूछता हूँ कितने आए, बोला जी 65% आए हैं। मेरे को तो पता होता है 65 किस हिसाब से आए हैं, अब उनको कहें क्या, ठीक है। अगर आज के सिनेरियो में ना बच्चा है ना 80+ नहीं लेकर आ रहा है ना, तो समझ लेना उसकी पढ़ाई प्रॉपर है नहीं चल रही। आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर सिस्टम कब आया था? 2006-7 में आया था। इससे पहले ना बच्चा चाहे कितना भी लिख ले बेटा, उसकी परसेंटेज नहीं आती थी, ठीक है। 2006-7 से पहले आप किसी भी बच्चे की मार्कशीट उठाकर देख लेना, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है, 80 को वो टच नहीं कर पाता था। और अब तो है ना बच्चे की ना परसेंटेज पूछोगे ना 95, 98, 97, ठीक है। और जो 100% वाले सारे है ना जीडीएस में लग गए थे, ठीक है, डाकिये लगे थे ना, ठीक है। जो डाकिये कोरोना में ना सभी के 100% आए थे, ठीक है। कोरोना में जिसने भी 10वीं की है ना, वो आज भारतीय डाक सेवा में है सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि उसमें किसी को फेल तो किया नहीं, 100 के 100% दिए उसको, ठीक है। वहां पर ना कोई इंटेलिजेंट था, उसके भी 100% है, और कोई नालायक था, उसके भी कितने हैं? 100% है। अब वो नालायक तो है, लग तो गया, लेकिन डाक भेजनी कहाँ है उसको पता नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत आ रही है, ठीक है। डाक सेवा वाले बड़े परेशान है इससे, ठीक है। क्योंकि वो वहां पर इंग्लिश में होती है चीजें। कैसे होती है? डाक आजकल हिंदी में नहीं आती। सविनय निवेदन ये है, ठीक है। ये टाइम चला गया बेटा, ठीक है। अगर आपको डाक घर में भी जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उस लेटर को सही से अगले सही ढंग से पहुंचा सको। तो डाक घर में ना सरकार बहुत परेशान है, क्योंकि कोरोना वाले सारे डाकिये लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें होती रहती है। चलो किस्मतों की बात है, ठीक है। लेकिन ना ये आपको याद रखना है कि ये सेमेस्टर सिस्टम कब शुरू हुआ था? 2006-7 में कौन सा सिस्टम शुरू हुआ था? सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था हरियाणा के, क्या था? अनुसंधान केंद्र। अब एक टॉपिक हेडिंग डाल लो, हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे। हरियाणा के, शोर मत करो, हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे। हरियाणा के
प्रसिद्ध मकबरे, लिख लो। हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे, ठीक है। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, एक होती है बेटा, आपने सुनी होगी मस्जिद होती है, एक मजार होती है। तो मस्जिद और मजार है ना, ये होती है बेटा सूफी संतों की। किसकी होती है? सूफी संतों की क्या होती है? मस्जिद और मजार होती है। जो सूफी संत होते हैं ना, उनकी क्या होती है बेटा? मस्जिद और मजार होती है। मकबरे होते थे राजाओं के। मकबरे किसके होते थे बेटा? राजाओं के क्या बना करते थे? जैसे आपने सुना होगा बाबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा। तो जो राजा महाराजा होते थे ना, ठीक है, उनके क्या बनते थे? मकबरे बनते थे। राजा महाराजा के क्या बनते थे? मकबरे। जो सूफी संत होते हैं ना, उनकी क्या बनती है बेटा? मस्जिद और मजार बनती है। तो ये मकबरे, मस्जिद, मजार है ना, ये किस धर्म में बनते हैं? इस्लाम में। इस्लाम या ईसाई। ईसाई में भी बनते हैं बेटा मकबरे। इस्लाम और ईसाई धर्म में, लिख लो। इस्लाम और ईसाई धर्म में क्या बनते हैं? मकबरे बनते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म में क्या बनते हैं? मकबरे बनते हैं, लिख लो। इस्लाम और ईसाई धर्म में क्या बनते हैं? मकबरे। जैसे बौद्ध धर्म में आपने स्तूप सुना है ना, बौद्ध धर्म में क्या बनते हैं बेटा? स्तूप बनते हैं। जैसे सम्राट अशोक के टाइम में उन्होंने बहुत से स्तूपों का क्या करवाया? निर्माण। तो बौद्ध धर्म में क्या बनते हैं? स्तूप बनते हैं। हिंदू धर्म में समाधि बनती है। क्या बनती है बेटा? समाधि बनती है। हिंदू धर्म में क्या बनती है? हिंदू धर्म में क्या बनती है? समाधि बनती है। क्या बनती है? समाधि बनती है। हिंदू धर्म में क्या बनती है? लिख लो, समाधि बनती है। आ चुका है बेटा हिंदू धर्म में। और बौद्ध धर्म में लिख लो स्तूप, ये आ चुका है। लिख लो बौद्ध धर्म में क्या बनता है? स्तूप बनता है। लिख लो बेटा बौद्ध धर्म में क्या बनता है? स्तूप बनता है। बौद्ध धर्म में क्या बनता है? स्तूप बनता है। और इस्लाम और ईसाई धर्म में क्या बनते हैं बेटा? मकबरे बनते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म में क्या बनते हैं आपके? मकबरे हो गए। सूफी संतों की क्या बनती है? मस्जिद और मजार। हिंदू धर्म में क्या होती है? समाधि। बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? स्तूप होते हैं। याद रह जाएगा ना, बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? स्तूप होते हैं, ठीक है। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध मकबरे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है प्राण पीर का मकबरा। प्राण पीर का कहां पर है? हिसार में। प्राण पीर का मकबरा, लिख लो। प्राण पीर का मकबरा हरियाणा में कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा, लिख लो। प्राण पीर का मकबरा। प्राण पीर का मकबरा कहां पर रहेगा? प्राण पीर का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? हिसार में रहेगा। कौन सा मकबरा है? प्राण पीर का मकबरा। प्राण पीर का मकबरा कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा, ठीक है। एक आता है बेटा 40 हाफिज का मकबरा, हिसार। 40 हाफिज, 40 हाफिज का मकबरा, ये भी कहां पर है बेटा? हिसार। 40 हाफिज का मकबरा। 40 हाफिज का मकबरा कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा, लिख लो। 40 हाफिज का मकबरा कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। 40 हाफिज का
मकबरा कहां पर रहेगा? इंसार में कौन सा मकबरा है बेटा? 40 हाफिज का मकबरा कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। प्राण पीर का मकबरा कहां पर है? इंसार में रहेगा। एक बार पूछा जाता है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है बेटा, ठीक है। प्राण पीर का 40 हाफिज का दोनों मकबरे कहां पर है? इंसार में रहेंगे। एक है इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये पठान शैली का मकबरा है। इसकी शैली पूछी गई थी, ये मकबरा किस शैली में बना हुआ है? पठान शैली में। और ये मकबरा बनवाया था शेर शाह सूरी ने बनवाया। दोनों लिख लो। इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में है? लिख लो, इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में रहेगा? लिख लो, इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में रहेगा? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा पठान शैली में रहेगा। लिख लो, इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में बना हुआ है बेटा? पठान शैली में बना हुआ है। इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? पठान शैली में। किसका मकबरा बना हुआ है? इब्राहिम सूरी का मकबरा बना हुआ है। पठान शैली में किसका मकबरा बना हुआ है बेटा? इब्राहिम सूरी का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? पठान शैली में। किसका मकबरा बना हुआ है? इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। प्राण पीर का मकबरा कहां पर रहेगा? इंसार में रहेगा। ठीक है, देखो प्राण, ठीक है, हर कोई है ना, मतलब अपने प्राणों की क्या करना चाहता है? रक्षा। तो प्राणों की रक्षा करना हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा है। और 40 को चाल पढ़ेंगे, और चाल चलना भी लोगों के जीवन का आजकल क्या बन चुका है? हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आज हर कोई है ना अपने हिसाब से क्या चलता है बेटा? चाल चलता है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से क्या चलता है? चाल। और चाल का खेल है शतरंज। शतरंज में सबसे ज्यादा क्या चली जाती है? HSSC ने पूछा था शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो, शतरंज में कितने खाने होते हैं? आ चुका है, HSSC के ये एग्जाम में आया था। शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं। शतरंज में कितने खाने होते हैं बेटा? 64 खाने होते हैं। प्राण पीर का मकबरा कहां पर रहेगा आपका? इंसार में रहेगा। चाल चलना लोगों के जीवन का हिस्सा। इब्राहिम सूरी, सूरी कहां गिर गई? नाले में। ठीक है, याद कर लोगे ना, सूरी कहां गिर गई? नाले में। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। और इब्राहिम सूरी है ना, ये शेर शाह सूरी के दादा होते थे। इब्राहिम सूरी कौन होते थे बेटा? शेर शाह सूरी के दादा होते थे। तो शेर शाह सूरी ने इस मकबरे का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। इब्राहिम सूरी है ना, ये किसके दादा होते थे? शेर शाह सूरी के क्या होते थे? ये दादा होते थे। कौन होते थे शेर शाह सूरी के दादा? इब्राहिम सूरी। एक है ना खिज्जर खां का मकबरा, खिज्जर खां का मकबरा, ये सोनीपत में है। खिज्जर खां का मकबरा। एक सैयद वंश के संस्थापक भी खिज्जर खां थे, वो नहीं है बेटा, ये कोई एक संत होता था, सूफी संत होता था। लिख लो, खिज्जर खां का मकबरा कहां पर है? सोनीपत में रहेगा। लिख लो, ये एक संत हुआ करता था। खिज्जर खां है ना, ये क्या हुआ करता था? एक संत हुआ करता था। लिख लो, ये खिज्जर खां क्या हुआ करता था? एक संत हुआ करता था। और खिज्जर खां है ना, ये इब्राहिम लोदी का समकालीन है। एक एग्जाम में पूछा गया, खिज्जर खां है ना, ये किसका समकालीन होता था? इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? पहला, 21 अप्रैल 1526। लिख लो, ये किसका समकालीन होता था? इब्राहिम लोदी का समकालीन होता था। लिख लो, यह है किसका समकालीन होता था? इब्राहिम लोदी का समकालीन होता था।
कौन होता था बेटा इब्राहिम लोदी का समकालीन? खिजर खां। खिजर खां का मकबरा पेपर में आया था, इंडो इस्लामिक शैली में बना है। ये किस शैली में बना है बेटा? इंडो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक शैली। ठीक है, ये मकबरा किस शैली में बना है? इंडो इस्लामिक शैली में बना है। लिख लो, यह मकबरा किस शैली में बना है बेटा? इंडो इस्लामिक शैली में बना है। यह मकबरा किस शैली में बना है? इंडो इस्लामिक शैली में बना है। कौन सा मकबरा? खिजर खां का मकबरा। ठीक है, एक पूछा जाता है बेटा रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में, किसका मकबरा? सबसे ज्यादा HSSC ने यही पूछा है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? ये कैथल में रहेगा। लिख लो, रजिया सुल्तान है ना, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। लिख लो, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ना पहली और अंतिम, दोनों लिख लो, ये आ चुका है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका। लिख लो, दिल्ली की, बस, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली, लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली, तो सबको पता है होता है बेटा, लिख लो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। कहां पर बैठने वाली बेटा? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम और पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कहां पर थी? किसकी गद्दी पर बैठी थी बेटा? दिल्ली की गद्दी पर। याद रह जाएगा ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इब्राहिम लोदी का तो पढ़ा रखा है, पानीपत में। लिख लो, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। इब्राहिम सूरी का कहां पर था बेटा? नारनौल में। इब्राहिम लोदी का और लिख लो, इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का, सूरी का कहां पर था? इब्राहिम लोदी का मकबरा लिख लो, पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। लिख लो, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में। किसका मकबरा है बेटा? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। और इब्राहिम लोदी है ना, ये युद्ध लड़ते हुए मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। युद्ध लड़ते हुए मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या था बेटा? पहला राजा था। दिल्ली सल्तनत चली थी 1206 से लेकर 1526। इसके दौरान का एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी युद्ध लड़ते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था बेटा जो क्या लड़ते हुए मारा गया? युद्ध लड़ते हुए मारा गया। नाम क्या था उस राजा का? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम सूरी का नारनौल महेंद्रगढ़ में। दो मकबरे और पूछे जाते हैं बेटा। शाह विलायत का मकबरा, शाह विलायत का
मकबरा और एक शाह कुली का मकबरा, शाह कुली का मकबरा, ये दोनों है नारनौल महेंद्रगढ़ में। लिख लो, शाह कुली का मकबरा और शाह बिलायत का मकबरा दोनों कहां पर है बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह कुली का मकबरा और शाह बिलायत का मकबरा ये कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक हमजा पीर का मकबरा भी पूछा गया था, ये भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन कर लेना, हमजा पीर का मकबरा। ये भी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हमजा पीर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। हमजा पीर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, हमजा पीर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसका मकबरा रहेगा? हमजा पीर का मकबरा रहेगा। देखो, 4 मकबरे नारनौल में है। एक तो इब्राहिम सूरी का था, एक शाह बिलायत का था, एक शाह कुली का था और एक हमजा पीर का। एक लिख लो, बुअली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में। बुअली शाह कलंदर, बुअली शाह कलंदर का मकबरा, ये भी कहां पर है बेटा? सॉरी, बुअली शाह कलंदर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? हरियाणा के पानीपत में रहेगा। बुअली शाह कलंदर का मकबरा भी लिख लो, बुअली शाह कलंदर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। बुअली शाह कलंदर का मकबरा भी कहां पर रहेगा? पानीपत में। एक सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। कौन सा मकबरा पूछा जाता है बेटा? कौन सा मकबरा पूछा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, ये है थानेसर। थानेसर कहां पर है बेटा? कुरुक्षेत्र में है। इस मकबरे को डेविड रोस ने, एक इतिहासकार है डेविड रोस, डेविड रोस ने इसे हरियाणा का ताजमहल कहा था। हरियाणा का ताज महल, लिख लो। डेविड रोस ने शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल, लिख लो। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल, लिख लो। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था, लिख लो। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने क्या कहा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था, लिख लो। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने किस नाम से पुकारा था? हरियाणा का ताजमहल कहा था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का ताजमहल लिख लो, गुजरी महल को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसको कहते हैं? गुजरी महल को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का, आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किस महल को कहते हैं बेटा? गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है।
ये ना शेख चिल्ली का मकबरा ये दारा सिक्को ने बनाया था। किसने बनाया था बेटा? दारा सिक्को। ये दारा सिक्को ना शहंजहां का क्या होता था बेटा? बेटा होता था। और ये मुगलों का सबसे क्या होता था? शिक्षित राजा होता था। और दारा सिक्को को दूसरा अकबर बोलते थे। क्या बोलते थे? दूसरा अकबर बोला जाता था। लेकिन लो दारा सिक्को है ना, ये किसका बेटा होता था? शाहजहां का। मुगलों का सबसे शिक्षित राजा था। इसे क्या बोला जाता था? दूसरा अकबर बोला जाता था। दारा सिक्को को इंडिया जीके पढ़ाता ना, तो मैं बताता इसे शाह बुलंद इकबाल भी बोला जाता था। इसे सिर ए अकबर भी कहा जाता था। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन याद कर लेना। ये मकबरा किसने बनवाया था? शेख चिल्ली का दारा सिक्को ने। और कहते हैं ये मकबरा बना था 1650 ईस्वी में। कब बना था? 1650 ईस्वी में। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना था बेटा? 1650 ईस्वी में बना था। किसने बनाया था? दारा सिक्को ने। और दारा सिक्को जब मरा ना, तो इसे एक मकबरे में दफनाया गया और उस मकबरे का नाम था हुमायूं का मकबरा। से ये दारा सिक्को को किस मकबरे में दफनाया गया था बेटा? हुमायूं के मकबरे में। और मुगलों के जो भी है ना, मतलब है बड़े बड़े पदों के अगर अधिकारी मरे हैं ना, तो उनको किस मकबरे में दफनाया गया था? हुमायूं के। लिख लो, इसीलिए हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है बेटा? मुगलों का कब्रिस्तान। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े मतलब है ना, जो राजा के बेटे मरे थे ना, उन सभी को कहां पर दफनाया गया था? तो कहां पर दफनाया गया था? हुमायूं के मकबरे में। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं? मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है बेटा? मुगलों का कब्रिस्तान। किस मकबरे को कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। याद रह जाएगा ना, हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान। डेविड रॉस ने इस मकबरे को हरियाणा का क्या कहा था? है कहां पर? थानेसर। कब बना था? 1650 में। याद रह जाएगा ना। ये था आज का टॉपिक। समझ आ गया आज वाला? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। मस्जिद मजार का टॉपिक हमें कल पढ़ेंगे। थैंक यू।